नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां सीपीआई नेता कमलेश झाड़ी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलेश झाड़ी ने कहा कि बीजेपी सरकार केवल आवासियों को जमीनों से बेदखल कर रहा है। और आपको बताते चले, जमीनों से बेदखल कर जंगल जीवन, जमीन और खनिज संसाधनों को बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घराने को सौंपने की तैयारी में लगी हुई है। साथ ही झाड़ी में कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 गंगालूर से सोमलू हेमला को जिताकर उनके न्याय की लड़ाई में सहयोग करें। प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। और जिला पंचायत क्षेत्र गंगालूर के लिए जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, सभी गठबंधन के साथियों का ओर से आप लोग सभी का आभार। दरअसल बात ऐसा है, देखिए, ये जो सोमलू हेमला है, सोमलू हेमला किसी दल विशेष का नहीं है, ना ये लड़ाई किसी दल विशेष का है। समझ रहे हैं हम लोग? ऐसा नहीं है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी और सीपीआई एक दूसरे का गठबंधन है और एक दूसरे का सपोर्ट, ऐसा भी नहीं। हम लोग सोमलू हेमला के न्याय के लिए वहां पे लड़ रहे हैं, उस जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 में। आजकल तो भाजपा वाले भी पेशा की बात, पांचवी अनुसूची की बात, पंचायत राज की बात करते हैं, जो वर्षों से छत्तीसगढ़ जैसे शेड्यूल एरिया में पेशा को और पांचवी अनुसूची को कुचल कर चल रहे हैं। और अभी इस भाजपा सरकार का मोटो है कि जितने भी बैलाडीला पहाड़ी के नीचे की इधर की जो बीजापुर तक के जितने गांव हैं, सबको खाली कराना, जल जंगल जमीन से आदिवासियों को बेदखल करना, ये इनका मोटो है। ये हमें पूरा समझ में आ रहा है। और सोमलू हेमला को जिस तरीके से ये लोग समर्थन करने गए थे, वहां हुआ ऐसा था, वो एक ग्रामीण क्षेत्र है गंगालूर, वहां पे उन्होंने पंचायत से बाकायदा परमिशन लेकर के, आवेदन देकर के अपने घर का निर्माण कर रहा था। अपना जो पूर्वज से जो काबिज भूमि है, संभवतः और प्राय वहां इस शेड्यूल एरिया में 13 साल की काबिज भूमि में पट्टा मिलने का भी प्रावधान है। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में 13 साल अगर आपका कब्जा है तो आपको पट्टा दिया जाता है, वो आपका ही है। और ग्राम सभा में, पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोपरि है। फिर वो मकान कैसे टूटा? जब आप पंचायत में से अनुमति लेके बना रहे हो, उसके बाद भाजपा के राज में जब मकान टूटा, भाजपा वाले वहां कर जाकर के न्याय दो की नारा लगा रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। क्यों? सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। और आज जब सोमलू हेमला को वहां हम सभी ने मिलकर के स्वतंत्र रूप से जो प्रत्याशी वहां लड़ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो हार की भोखलाहट की वजह से वो आज सोमलू हेमला और हम तमाम नेताओं के ऊपर उन लोगों ने नक्सलियों से गठबंधन या फिर सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। ये उनका हार की जो भोखलाहट है वो साफ नजर आती है। ये भाजपा जो प्रदेश और पूरे देश में जो संघीय फासिस्टवादी सरकार, आदिवासी विरोधी है, ये आदिवासियों का हित कभी नहीं चाहते ये लोग का मेन मुख्य मकसद है आदिवासी और यहाँ के मूल निवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करना, यहाँ से इनको खाली करवाना और बड़े कारपोरेट और पूंजीवादी परस्त लोगों को यहाँ के जमीन और यहाँ के खनिज संसाधनों को सौंपना। इसलिए इन लोगों ने ये प्लान बना करके, जो हम लोग जो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले जो राजनीतिक दल है, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए जो हम लोग संघर्ष करते हैं, आज तक भाजपा बताए कि किस आदिवासियों के लिए, किन मूलवासियों के लिए जल जंगल जमीन के लिए इन लोगों ने स्ट्राइक किया हो, रैली लगाया हो, आदिवासियों की लड़ाई कब लड़ी है भाजपा ने, ये बताए। कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जो डेमोक्रेसी को मानने वाले हम लोग जो पार्टियां हैं, ये इतिहास आप सभी भी जान रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ के संसाधनों को बचाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। और आज जो पीड़ित, जो शोषित एक गरीब आदिवासी, वो थोड़ा सा अपने न्याय के लिए जो चुनाव लड़ रहे जनता के बीच जा रहे हैं अपने मांगों को लेकर, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है। मैं आपके माध्यम से गंगालूर क्षेत्र के जो क्रमांक 6 जिला पंचायत के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप देखिए, इनकी जो नीति को आप समझिए, और आने वाले समय में जिला पंचायत जो 17 तारीख को चुनाव है, इसमें आप लोगों को फैसला करना है कि गंगालूर क्षेत्र से जो अभी आयरन अस से जो रेल जो बिछने वाला है, ये बड़ा प्लान है, गांवों को खाली कराना और यहाँ के संसाधन निकालना। इस सारी चीजों को देखते हुए आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें। अगर आप जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, गंगालूर एरिया का जमीन को बचाना चाहते हैं,
और खुशहाल रहना चाहते हैं, संसाधनों को बचाना चाहते हैं। ये लड़ाई अमीर और गरीब की लड़ाई है। ये लड़ाई मैंने उस दिन भी कहा था, शोषित बनाम शोषक वर्ग की लड़ाई है ये। तो इस लड़ाई में मैं अभी आप लोगों के माध्यम से ये भी आश्वस्त कर रहा हूं कि लड़ाई में सन्नू हेमला का पलड़ा भारी है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, हम उनके साथ हैं, हमारा समर्थन है और आगे भी हम उनके लिए लड़ेंगे न्याय मिलकर। छत्तीसगढ़ प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार जो 27% आरक्षण मिलता था उसे भी वर्तमान समय के स्थानीय चुनाव में शून्य कर दिया गया है। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि यूं तो पिछड़ा वर्ग से चुने हुए प्रतिनिधि सरकार में हैं, लेकिन कोई भी समाज की वैध आवाज को बुलंद नहीं कर रहा है। में रहने वाले शून्य कर दिए और जैसे वार्डों में, जैसे पहले जैसे यहाँ रायपुर में मान लो 3 वार्ड कम पिछड़ा वर्ग में जो बिलासपुर, इसी तरह चाहे तखतपुर हो चाहे मस्ती हो चाहे प्रदेश के विभिन्न नगर पालिका नगर पंचायत में जिस संख्या हमारे अनुपातिक जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाए। आप देखेंगे कि पहले 27 पंचायतों में देखिए एकदम शून्य, पहले 27 जिला था तो 7 जिला पिछड़ा वर्ग के आरक्षित, आज 33 जिला है। किसी हुआ उसमें तय हुआ कि नहीं ये समय निकल गया, 7 दिन बचा है, इसको दूसरा करेंगे। 23 तारीख को फिर से एक अधिसूचना जारी करके और उसको फिर से लागू कर दिया गया। और वो जो उसमें नियम था कि विधानसभा के चुनाव विधानसभा सत्र के दौरान उसको पास कराना रहता है। इस समय टेबल पे रखे लेकिन पास नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया था, तो पास नहीं हुआ था। तो उसको हम लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, तो उन लोगों ने अधिसूचना जारी कर अध्यादेश जारी करके उसको लागू करवा दिया। तो कुल मिला के पिछड़ी जाति के लोगों को, जिसकी 56% आबादी है, उसको दरकिनारे किया जा रहा है, बिल्कुल भारी रूप से किया जा रहा है। आज जो रिजर्व सीट होता है, जैसे विधानसभा में लोकसभा में जो रिजर्व सीट होता है, तो बैकवर्ड क्लास इधर कन्वर्ट होता है, जिधर भी विचारधारा से जुड़ता है उसका कैंडिडेट जीतता है, उसकी सरकार बनती है। लेकिन जो सरकार बनाने वाली जाति है उसको ही दरकिनारे किया जा रहा है। इससे समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है और सभी समाज के लोग, आप लोग अपने माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि बस्तर और सरगुजा में तो पूरा चक्का जाम रहा, अभी भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कई लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, चुनाव को बहिष्कार भी कर रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए, सरकार को सचेत करने के लिए बन के बैठे, यही तो हमारे लिए परेशानी है। जिन प्रतिनिधियों को पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव करके भेजे कि ये लोग हमारे समाज की, हमारी भावना की रक्षा करेंगे, वही लोग आज रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय क्यों चुने, चुनने के पहले ख्याल रखना था। अब चुनाव तो होता है तो आदमी चुनता ही है कि भाई किसी न किसी को, उससे पहले कांग्रेस की सरकार को चुने थे कि भाई बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा ले जाएंगे, क्यों नहीं कर दिया आप लोग सब समाज के लोग, जब आप लोग को लगा तो अभी जब चुनाव घोषणा हुआ था आप लोग बहिष्कार कर देना था। पूरा बहिष्कार करोगे तो कोई उसको औचित्य नहीं होगा, जितने लोग वोट डालेंगे उतने भी उसका निर्णय आप अपना क्या होगा क्या नहीं होगा सरकार देखता। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठा करके आंदोलन शुरू किया था, उसने चिंता नहीं की थी कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। इतिहास से कुछ नहीं सीखते आप लोग? नहीं, इतिहास से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके माध्यम से पता भी चल रहा है। माध्यम इसी माध्यम से हम लोग आप लोगों के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सत्ता पक्ष के दल के जो हमारे ही समाज के जो नेता है, जो पदाधिकारी हैं और हैं, वो लोग आज सामने आने के लिए तैयार नहीं। आपके सूरजपुर में एक मीडिया के हमारे साथी ने कहा कि भैया 18 जिला अध्यक्ष ओबीसी से बनाए गए, तो मैं एक बार हटा दिया गया और हटाने के कारण जो वनांचल क्षेत्र है बस्तर सरगुजा या 5वीं और 6वीं जहाँ भी लागू है वहां पे शून्य हो गया आरक्षण। तो ऐसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग अपन 54% मान सकते हैं। 54% जो सरकार का आंकड़ा है, 54% की पिछड़ी वर्ग की जनसंख्या है। और जिस समाज की जनसंख्या पिछड़ा वर्ग हो, उस समाज के साथ इस टाइप का अन्याय सरकार कर रही है।
ये इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी। हमारा मानना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 6 मंत्री ओबीसी के हैं और विधायक भी बहुत सारे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। पार्टी के एजेंडा कारण नहीं बोल पा रहा है कि कहीं दबे पांव सब बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन खुल के कोई बात नहीं बोल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज भी यहाँ पिछड़े वर्ग में जो स्थिति निर्मित है, तो हम लोग चाहते थे कि सरकार आपके माध्यम से सरकार तक बात जाए और जो वर्तमान समय में जो चल रहा है आम जनता को भी सोचने की आवश्यकता पड़ गई है कि आखिर हम सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है उसको हम किस ढंग से फिलअप करें, पूरा करें। नगर पालिका निगम जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के 12 सदस्यों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यों से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है और उक्ताशय की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने बताया है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से गजेंद्र कुमार साहू, उत्तम कुमार साहू, करण बघेल, कुबेर नाथ देवांगन, मानकी रामनाग और चंद्रभान नागवंशी और चिंतामणि सोनी सहित कई अन्य को बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर निष्कासन की कार्रवाई की गई। नहीं, बागी घोषित नहीं किया गया है। ये तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है। किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निशान के विरुद्ध में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी चुनाव में जाता है वो स्वयं वो निष्कासित हो जाता है, निलंबित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर कमल निशान को नुकसान पहुंचाने वाले का भारतीय जनता पार्टी में फिर मतलब क्या है? तो सबका मन ये है। वैसे बहुत जगह ऐसे है जहां पर कि बड़े लोगों ने बात किया तो उन लोग को अपना एहसास भी हुआ और वो वापस पार्टी के अपने प्रत्याशी के साथ उन्होंने समर्थन देकर घूमने निकल गए। लेकिन जहां भी ऐसा प्रतीत होगा, और जिलाध्यक्ष जी जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी रिपोर्ट के अनुसार कि ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, सक्रिय हमारा सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी के निशान को हराने के लिए आगे हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। नहीं, ये मामला सीधे सीधे जनता का है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं को लड़ना चाहिए। इसमें कार्यकर्ताओं को आपस में सामंजस्य बनाकर, ठीक है सब चाहते हैं लड़ना, सबकी मंशा के अनुसार हो नहीं सकता है, कोई एक लड़ता है उसमें, लेकिन पार्टी का अपना व्यवस्था है, अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी के सिंबल को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, कमल फूल को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, उसे हराने की दृष्टि से मैदान में उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चय रूप से करेगी। अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छा वातावरण है। देखिए, जनता के बीच में जनता जनार्दन श्रेष्ठ होती है, क्योंकि ये जनतंत्र प्रजातंत्र है। यहां पर जनता को जब ये समझ में आ जाता है कि डबल इंजन की सरकार के फायदे किस तरीके से मिल रहे हैं उनको डायरेक्ट, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जो योजना है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, और उसको पूरी गारंटी के साथ नीचे तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत जो योजना है उसका लाभ मिलना चालू हो गया। महतारी वंदन जैसे 3100 में धान खरीदने का क्या नहीं किया, सभी के लिए काम किया है। हमने घोषणा पत्र जारी किया है। नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर हमारे पार्षद अगर पूरी संख्या में जीत में आएंगे कि जनता का बहुत स्नेह मिल रहा है उनको, तो निश्चित रूप से और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन और उनके हितों में किया जाएगा। द्वारा भी एक पत्र जारी किया है, उसमें भी योजनाओं का जिक्र हुआ है, लेकिन धरातल पर नहीं है। क्या कहना चाहिए? नहीं, 5 साल में उन्होंने कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, अपनी कौन सी घोषणाओं को पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी के विषय में अब जनता कहती है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने करके भी दिखाया है। जहां जहां हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आप देख लीजिए, मोदी जी उनके नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नहीं बने। उनकी योजनाएं हैं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, उनकी योजनाओं का लाभ सभी समाज धर्म के लोगों को मिल रहा है, सभी जाति संप्रदाय के लोगों को मिल रहा है। कोई वो किसी समाज विशेष के लिए बनी हुई है क्या योजना है? तो एक विश्वास बढ़ा है
कि मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, पूरे देश को उठा के आज विश्व के मानचित्र पर आप देख लीजिए, हमारा देश आर्थिक उन्नति की दृष्टि से तीसरे बादान की ओर खसक रहा है। कहां 11वां बादान, कहां तीसरा पे पहुंचा दिया मोदी जी ने। उसी प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रात दिन परिश्रम करके जो जो हमने वादा किया था, अधिकतर वादे उन्होंने पूरा किया। अभी 4 साल और अभी हमारे, उसके बाद फिर जनता निर्णय करेगी, लेकिन हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वो निरंतर नीचे तक पहुंच रही है, उसका लाभ मिल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है? कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी, उसको पूरा कहां से करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बातें जो है, हमने जो वचन दिया है अपने घोषणा पत्र में, उसमें 100% घोषित तो कर दिए हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इतना है कि वार्ड वालों की सहमति से मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा, और निर्दलीय फॉर्म भरने के वार्ड वाले का विशेष करके इन्हें सहयोग है मेरा। और उन लोग भी इस क्रोध में है कि इन्होंने जो 10 साल अपना जो मैं बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता थी और अपना निष्ठापूर्वक जो भी है कार्य करना था मैं कार्य की हूँ, और सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद भी मैं एक बूथ अध्यक्ष भी थी, मेरे साथ 50 लोग जुड़े हुए थे। आज उन लोग में भी नाराजगी है कि सही व्यक्ति को इन्होंने टिकट नहीं दिया करके, और जो अभी आके महीना या 2 महीना हुआ है उनको टिकट वितरण कर दिया गया। तो इसी वजह से मोहल्ले में क्या है, वो दुख व्यक्त कर रहे हैं कि अगर टिकट दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो आपको हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, आप हमारी ओर से खड़े रहो। तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी आपको दूसरे नजरिए से देख रही है और आने वाले 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो लोग मेरे को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए, मैं इसके लिए कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लोगों से जो समर्थन मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के उसमें फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। नए प्रत्याशी को जब दिए हैं तो निश्चित है कि पूरा क्या होना है। आपको यकीन है कि जनता एक पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेगी? जरूर चुनेगी, क्योंकि मैं 2006 में पार्षद रह चुकी हूँ। बल्कि पार्षद बनने का ये नहीं रहता है कि लोग हमारे घर आए, लेकिन पार्षद एक एक घर जाए और उनके घर तक काम को पहुंचाए, ये होता है पार्षद। तो उसीलिए उन्होंने मेरा 2.5 साल का कार्यकाल देखा है, काम मैंने कैसे किया है करके, इसीलिए उन लोग मुझे चुन रहे हैं। मैंने अभी देखो, मैं इतना अपना कांग्रेस छोड़ के मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। मेरी पत्नी बीजेपी से जीती हुई है 2004 में। 2004 में मैं 9 में मैंने जीता, निर्दलीय महारानी वार्ड निर्दलीय जीता है ना। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद 2 बार टिकट और मांगे मेरे मिसेस के लिए, नहीं दिए। ये मेरा 4था राउंड है, मुझे टिकट नहीं दिया गया बीजेपी। मेरा कार्यकाल में आप पूरे वार्ड वासी को पूछेंगे मेरा कार्यकाल कैसा है या क्या है, इसका जानकारी आप लोग जाके, आप लोग रिपोर्टर है, आप लोग कर सकते हो मेरी जानकारी। अभी भी मेरे कार्यकाल में अभी मेरा काम चल रहा है, अभी भी आगे जाकर देखते हो तो देखेंगे कि रेखचंद भैया मुझे मेरे वार्ड के लिए पानी भरता, जल भराव है, पूरा वार्ड का जल भराव है। इसके लिए बड़ा नाला के लिए 68 लाख रुपया स्वीकृत दिए हैं, जो अभी तक कार्य चल रहा है उसका। ये डामर रोड स्वीकृति। क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा आपके टिकट कटने? जी पड़ेगा। कितने वोटर तुम्हारे? मैंने आपको बताया कि मेरा वोटर्स जो भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पिछला बार भी मैंने जीता था 88 वोट से जीता था, बीजेपी को भी जीता था, कांग्रेस को भी जीता था मैं। नगरीय निकाय चुनाव को महज कुछ दिन शेष रह गए। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद आज आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष आप पार्टी और प्रत्याशी मेयर खगेश चंद्राकर और प्रांतीय पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पार्टी का गारंटी पत्र जारी की। आप पार्टी ने कहा कि अन्य पार्टियों द्वारा सिर्फ वादा किया जाता है, लेकिन आप गारंटी देती है। आप पार्टी के प्रत्याशियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त सामाजिक व्यवस्था और वातावरण है। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अन्य कार्यक्रमों को भी लागू करेंगे। जी हैं, तो उनकी गारंटी केजरीवाल जी की गारंटी के साथ हम ये जारी कर रहे हैं। इस गारंटी कार्ड में प्रमुख बिंदु जैसा आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर पार्किंग की समस्या,
यातायात जाम की समस्या, अतिक्रमण की समस्या, नगर निगम मोबाइल ऐप कई बार तकनीकी हम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हमें अभी भी नहीं तकनीकी तौर पर नगर निगम क्षेत्र में हो रहे हैं। तो उस तरह के तकनीकी चीजों से जोड़ना, और सबसे बड़ा मुद्दा ये 32 बिंदु पर है, आपके बीच में आ भी गया है, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य वाला, जो हमने दिल्ली में मॉडल लाया, और उसके साथ साथ पशु, आप देखिए आवारा पशुओं और गाय की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वो पूरी समस्याओं का निराकरण के लिए उनके लिए भी एक अलग से गौशाला का निर्माण करना है, डॉग हाउस बनाने हैं, मवेशियों की जो व्यवस्था होती है जो करनी चाहिए पर हो नहीं रही है, उसको लेकर के भी हमने इसमें चीजों को जोड़ा है। साथ ही आपने देखा होगा कि बीते 5 सालों के अंदर में पूर्व में बीजेपी की सरकार थी और अभी वर्तमान में फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार है। तो दोनों सरकारों में सबसे ज्यादा किसी मतलब कहीं भी कुछ दमन होता है तो सबसे ज्यादा गरीबों पर होता है, और खूब सारी बस्तियों को तोड़ा गया। कोरोना काल में भी हमने वो समय देखा है, और अभी इस बीच भी हमने देखा चाटी मेला सारा का, तो हमने उसको भी इसमें जोड़ा है कि जो अवैध बस्ती के नाम पर कि आप अवैध कब्जे पे हो, उसको हम लीगलाइज करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज आप लोगों के बीच में ये हमारा गारंटी कार्ड है, महिलाओं के पास जाना पड़ रहा है। इसके निराकरण के लिए जैसा दिल्ली में भी हम कर रहे हैं, हमने एनसीडी वहां से स्टार्ट किया, डोर स्टेप डिलीवरी, कि घर बैठे उनको राशन मिलना, घर बैठे वो कि अपना केवाईसी क्लियर हो जाए, वो घर में 2 लोग आएंगे और घर में बैठे उनका निराश्रित का पेंशन का काम करके जाएंगे, राशन कार्ड घर बैठे बनाएंगे। तो घर बैठे सुविधा, घर में बैठ के उनको सुविधा दी जाएगी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि सरकार आप लगातार पूरे शहर में काम चलते रहता है, सब जनता से नहीं पूछा जाता कि उनको क्या चाहिए। तो हमने ये जो हमारा शुरू से एक मिशन रहा, आम आदमी पार्टी जब से बनी, कि जन चौपाल लगा करके जनता से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, और जनता की भागीदारी जब सुनिश्चित हो जाएगी, जब जनता भी इस तरह से भागीदार बनेगी, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे होंगे। तो हम एक जन चौपाल लगा करके जनता की भागीदारी भी इसमें करेंगे। हर मोहल्ले वार्ड स्तर पर ऐसे कार्यालय होंगे जो डायरेक्ट वार्ड से सारी समस्या का निराकरण हो सके, हर चीज के लिए उसको चक्कर न काटने पड़े। तो इस तरीके से 32 बिंदुओं पर हमने ये अपना आज गारंटी कार्ड आपके सामने रखा है। सुरक्षा के मसले पर भी हम देखेंगे कि सीसीटीवी जो हमारे होते हैं वो नहीं है, कोई घटना हो जाए उसको भी हम लगाएंगे। इस तरीके से हमने 32 बहुत कई तरीके से इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि मोहल्ले स्तर की जो समस्याएं आ रही है उसको फिर भी अलग से हो जाएगी। अभी जैसे हम कल ऑटो यूनियन वालों से मिले, ई ऑटो यूनियन अलग है, पेट्रोल यूनियन अलग है, और सबकी अलग समस्या है। महिलाएं अलग यूनियन ऑटो चला रही है आजकल, तो उनकी अलग समस्या होती है, उनके वॉशरूम्स नहीं होते। दिल्ली के लोग हैं जिनकी जो अवैध, जिनको आप भू माफिया कह रहे हैं, वो भू माफिया नहीं है, वो बीपीएल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये इसको इसीलिए मैं बोली और विस्तृत इस पे बात हम करेंगे। अभी एक शॉर्ट में जो हमने 32 वीडियो बनाए हैं, इसको और डिस्क्राइब करेंगे किताबों में। तो जो गरीब, मैं फिर बोल, मैंने कोरोना काल का जिक्र किया आपके सामने कि जिनकी झुग्गी बस्तियां तोड़ी गई, जिनको उठा के कचरे की तरह शहर से बाहर फेंक दिया गया, जिनके बिना हमारा शहर नहीं चल सकता। हर घर में काम करने वाली महिलाएं मिनी बस्ती से आती हैं, तालापारा से आती हैं, मेलापारा से आती है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो और जो बाकी पार्टियां कह रही हैं, आपने कहा वो कह रही तो उन्हीं की तो सरकार है, कर देना था ना। 15 साल हो रहे, 5 साल ये रहे, फिर ये आ गए, तो क्यों नहीं किया? आप कह रही हैं कि जनता से पूछ करके, नहीं वो लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसी सरकार में 1 साल पहले, इसी साल भर के अंदर में मेलापारा की बस्ती टूटी, तभी क्यों नहीं किया? और आप कह रहे हैं तो उनका झोलपोल आप जान रहे हैं कि अगर करना होगा तो कर चुके होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी अपनी प्लानिंग्स को लेकर के आज आप लोगों के बीच में है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र निकालती है, पर आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और वो जो करती है उसको हम गारंटी देते हैं। कि हम वारंटी नहीं, हम गारंटी देते हैं, हम घोषणा बस नहीं करते, हम काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर ये हमारा एक सेंट्रली आज हमने ये घोषणा पत्र आपके बीच में लेकर के आए हैं जो अनाउंस हो रहा है। उसके साथ ही वार्ड स्तर पे भी, चूंकि जो कॉमन समस्या है छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर की, वो बहुत जगह पे कॉमन दिखती है, लेकिन जो वार्ड में घुसते हैं तो वार्ड में इसके अलावा भी अतिरिक्त समस्याएं आती हैं, तो उसको लेकर के हमने एक अलग से लोकल का नहीं। दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं, आपने क्या बोला कि जनता से पूछ के, कब पूछा उन्होंने? पूछ के बनाया होता तो दिखता ना, कुछ तो वो तो हल्ला मचाते हर चीजों को, कहाँ पूछा, किस जगह पूछा, और पूछ करके बाद हम तो लड़ते रहते, चलो मुझे पता है, हम जनता के पूछ करके मुद्दे हैं यहाँ आपके बीच। हम नहीं कह रहे कि हमने अपने मन से बनाया, ये जनता के मुद्दे हम लड़ाई लड़ते थे तो हमें पता है, उनको लड़ाई पता ही नहीं है और जनता से पूछने की बात कर रहे हैं। तो कब पूछा, पूछ लीजिए जरा, कौन से दिनांक को पूछा उन्होंने? हर चीज का तो विज्ञप्ति आता है उनका। हमारे
जो आज के गारंटी हम दे रहे हैं उसमें मध्यम वर्गों का जो होता है, अभी देखेंगे कि संपत्ति का जो मेन मुद्दा है नगर निगम क्षेत्र में, बिलासपुर को विस्तृत एरिया में बढ़ा दिया गया है, 70 वार्ड बना दिया गया, छोटे छोटे गांव को नगर निगम में जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद जो सुविधा है नगर निगम की, जो सुविधा मिलना चाहिए, चाहे नल का हो, जल का हो, बिजली का हो, नाली का हो, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कल भी कुछ गाँव का हमने पता किया जो नगर निगम क्षेत्र में आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अभी भी संपत्ति का जो नोटिस जा रहा है, आप नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर लिए, उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि आपको संपत्ति कर पटाना है, चाहे आपका पैतृक मकान हो या ग्रामीण से जो डूंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में विंध्याचली समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत किया और सभी को संबोधित भी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा, जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।